बच्चे स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वन भ्रमण। ठीक है, ये चैप्टर 13 है। एक्चुअल में इसके राइटर कौन है इसके पहले में जानना बहुत ज़रूरी है। और कवि का परिचय भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो हम देखते हैं अनुराधा शर्मा पुजारी। ठीक है, अनुराधा शर्मा पुजारी जो है इनके लेखक है। बहुत ही रोमांचक ये वन भ्रमण कहानियाँ है। ठीक है क्या वन और भ्रमण दोनों के पार्ट में हम तोड़ देते हैं। पहले वन हो गया जंगल, भ्रमण मतलब टहलना, भ्रमण करना, वहाँ पे जाके टहलना। ठीक है, देखना कैसा है नज़ारा। आप देखेंगे कि वन के अंदर, जंगलों के अंदर जब जाते हैं, वन भ्रमण, जंगलों की सैर करें। चलिए हम भी सैर ही करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर निकल के आएंगे। पंखुड़ी आती है, ठीक है, उसके भैया आते हैं, उसके कुछ छात्र आ जाते हैं, टीचर आते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पे निकल के आएंगे। बहुत ही रोमांचक भरी कहानी है। बिल्कुल आप भी एक छात्र हैं, आप भी स्कूल में से कहीं घूमने जाते हैं, कहीं चिड़ियाघर कुछ भी देखने, पिकनिक वगैरह तो जाते ही हैं वनभोज मनाने के लिए। वनभोज, ठीक है, पिकनिक को भी पिकनिक नहीं कहा जाता है। पिकनिक जो एक वर्ड है एक्चुअल में वो हमारी हिंदी नहीं है। हिंदी में हम उसको कहेंगे वनभोज करना, वनभोज, जंगलों में जाकर कुछ खाना खाना। ठीक है, चलिए तो इससे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि इससे पहले मेरे जो जितने भी चैप्टर था मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बहुत ही सरल भाषा में समझाया हूँ। खासकर इंग्लिश मीडियम वाला जो स्टूडेंट है, जो भी इंग्लिश मीडियम है, उनके एमआईएल अगर अंबर भाग 2 है, क्लास 10 में एमआईएल हिंदी लिए हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम वो फेस करते हैं समझने में। उसके बाद कुछ बहुत सारे वर्ड ऐसे हिंदी के रहते हैं, शुद्ध जो हिंदी वर्ड होता है ना, वो समझने में प्रॉब्लम होता ही है। हिंदी एक देवनागरिक भाषा है। ठीक है, तो चलिए, और कुछ कुछ संस्कृत के भी राइटर क्या करता है, यहाँ पे ग्रामर, मुहावरा, लोकोक्तियाँ और कुछ संस्कृत के भी शब्द रख देते हैं जो हमें, हमारे सामने वाले बच्चे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम बहुत सी सरल भाषा में मतलब समझाने की कोशिश किया हूँ, इस्तेमाल किया हूँ वहाँ पे। आप अगर नहीं देखें, बाय द वे आपको दिखाना चाहता हूँ, चलिए आप दिखा देते हैं। देखिए ये है, ये हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, क्लास 10, ये प्लेलिस्ट का नाम ये रहेगा, क्लास 10 न्यू एमआईएल हिंदी चैप्टर 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 में क्या है, ये पद युग में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 2 है वन मार्ग में, ये भी एक्सप्लेन है पूरा ही पूरा, मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, आप जरूर देखें। उसके बाद आ गया तोड़ती पत्थर। इसके बाद देखिए तोड़ती पत्थर का भी पार्ट 1 पार्ट 2, हर एक वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2, कोई पार्ट 3 पार्ट 4 भी जाएगा। जो ज़्यादा, जिस तरह वन भ्रमण हम आज पढ़ेंगे वो भी पार्ट 2 4 5 तक जा सकता है। बहुत बड़ी चैप्टर है भाई, उसको लेके जाना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्लास 10 हिंदी एमआईएल ये भी है। किरणों का खेल भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। ठीक है, मैथिली चरण गुप्त द्वारा लिखा हुआ। दंतुरित मुस्कान, बहुत ही सुंदर रोमांचक भरी कविताएं हैं। दंतुरित मुस्कान जो है माँ की ममता का, कवि की जो भाव है वो प्रकट किया गया है। आत्मनिर्भरता, ये बहुत ही सुंदर एक कहानी रोमांचक यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, आपको सेल्फ डिपेंड किस तरह बनना है, आत्मनिर्भरता होता क्या है, इसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये भी पार्ट 1 पार्ट 2 है, ये भी मैं समझा चुका हूँ। देखिए ये आपका चैप्टर है, सबका सब समझाया हुआ है, सबका सब एक्सप्लेन ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है। मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे वो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप कृपया करके वहाँ पे जाके जरूर ये सब विजिट करके देखें। आत्मनिर्भरता पार्ट 1 पार्ट 2। उसके बाद नमक का दारोगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ बहुत ही शानदार ये कहानी है, और ये हकीकत है, ये कहानी जो है बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारा आपको वीडियो भी मिल जाएगा। इसके बाद ग्रामर का भी बहुत सारा, विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बिल्कुल मैं समझाया हूँ। ठीक है, तो बाय द वे आशा करता हूँ, चलिए बाय द वे आशा करता हूँ कि आप जरूर वहाँ पे विजिट करके देखिएगा। देखिए आपका टीचर अगर पढ़ा भी दिए है ना, फिर भी आप रिवीजन के तौर पे एक बार वो चैप्टर का एक्सप्लेन मेरा जरूर देखें। ठीक है, इसके बाद आप खुद ही समझ पाइएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं। चलिए अनुराधा शर्मा पुजारी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। अनुराधा शर्मा पुजारी असमिया साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका और पत्रकार है। ठीक है, ये असमिया साहित्य की, हम भी असम में रहते हैं भाई, तो असम में हमारी जो असामीज भाषा है, ठीक है, ये भी क्या थी, असमिया साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका और पत्रकार थी। कौन है? अनुराधा शर्मा पुजारी जी। उनका जन्म कब हुआ था? 1964 में, मतलब 1964 में असम के जोरहाट में हुआ था। ठीक है, जोरहाट असम में ही है, असम के जोरहाट में हुआ था। उन्होंने जोरहाट के देवीराम बरुआ महाविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त कर डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की।
ठीक है। कोलकाता के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मैनेजमेंट में पत्रकारिता के पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली अनुराधा शर्मा पुजारी ने पश्चिम बंगाल के सिनेमा केंद्र सूचना और संस्कृति विभाग के अंतर्गत आर्ट एंड फिल्म एप्रिसिएशन पाठ्यक्रम की संपन्न की। ठीक है, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से किया उसके बारे में दिखा गया है। देखिए, उन्होंने देवीराम जो बरुआ महाविद्यालय है वहाँ से उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। देखिए, आप भी जब पढ़ते हैं ना, क्लास 10 पास होइएगा, उसके बाद डिग्री लीजिएगा, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में जाइएगा, उसके बाद डिप्लोमा लीजिएगा, बहुत सारा रहता है। तो ठीक है, आप भी पढ़ते रहिएगा। उसी तरह इन्होंने भी पढ़ने के बाद जब उन्होंने डिग्री की प्राप्ति की, वो कहाँ से प्राप्त की? देवीराम बरुआ महाविद्यालय से। देखिए, जो क्वेश्चन आएगा ना, मैं यहाँ से बोल दूंगा, यहाँ पे यहाँ इतना दूर पढ़ा ना, हम लोग इतना दूर पढ़ा ना, यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन बनेगा, अनुराधा शर्मा पुजारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, बस एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो भी एग्जाम से रिलेटेड। जो क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं कहते जाऊंगा। हाँ, बाय द वे, जो बुक का क्वेश्चन आंसर है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ से जो इंटरनल जिसको बोला जाता है, इंटरनल जो क्वेश्चन बनेंगे हम वो कहते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, उन्होंने जो समाजशास्त्र के अंदर उन्होंने सोशोलॉजी ली थी, उसमें भी स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। उसके बाद कोलकाता गई, वहाँ पे क्या की उन्होंने? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मैनेजमेंट के पत्रकारिता के पाठ्यक्रम को उन्होंने, इस जो पत्रकारिता होता है, उन्होंने वो एक पत्रकारिता थी, जो पत्रकारिता थी मतलब वो पत्रकारिता की पहले पढ़ाई की। वो कहाँ से की? तो वो कोलकाता के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मैनेजमेंट में उन्होंने पत्रकारिता की पूरी पढ़ाई वहाँ से पूरा की। और कोलकाता है कहाँ, पहले बताइए? तो पश्चिम बंगाल। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के सिनेमा के अंदर सूचना और संस्कृति विभाग के अंतर्गत आर्ट एंड फिल्म एप्रिसिएशन पाठ्यक्रम की संपन्न किया। कोलकाता के एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के तहत अध्यापन के जरिए आप कर्म जीवन आरंभ करने वाली अनुराधा जी को, ये देखिए ये लाइन जा रहा है, अनुराधा जी को अमार असम में भी उल्लेखनीय योगदान हेतु रेनेशा असम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, एक बात यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात थी कि उन्होंने अपना कर्म जीवन कहाँ से स्टार्ट किया। तो उन्होंने अपना कर्म जीवन यहाँ पे देखिए, कोलकाता के एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के तहत अध्यापक, उन्होंने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में जाकर उन्होंने टीचिंग का काम किया। ठीक है, उन्होंने टीचिंग का काम किया, वहाँ से वो अपना कर्म जीवन आरंभ की, वहाँ से अपना जो दिनचर्या की शुरुआत करती है। दिनचर्या मतलब क्या? वहाँ से अपने ज़िंदगी जो जीवन यापन करने की वहाँ से प्रारंभ करती है। ठीक है, हमें देखिए, हम जब अपनी ज़िंदगी की अपने पैरों पे खड़ा होते हैं तो हमारे कुछ कर्म होनी चाहिए ताकि उसके जरिए से हम आगे बढ़ सकें, और ज़िंदगी में हम एक ही चीज़ को अपने जरिया बनाते हैं। अब देखिए, हम तो भगवान है नहीं, बहुत सारे को एक साथ जरिया बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, अनुराधा जी को अमार असम यानी गुवाहाटी से प्रकाशित असमिया दैनिक समाचार पत्र है। ये कौन है? ये एक न्यूज़पेपर है, अमार असम। ये गुवाहाटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गुवाहाटी से। में भी उल्लेखनीय योगदान हेतु रेनेशा असम पुरस्कार से संबंधित। उन्होंने तो पत्रकारिता की पढ़ाई की थी, इसलिए अमार असम जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर आर्टिकल वगैरह लिखने लगी, जिसके कारण उनको एक पुरस्कार भी मिला। इस पुरस्कार का नाम क्या था? रेनेशा असम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? अनुराधा शर्मा पुजारी को। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो कहानियाँ लिखी गई है, इस कहानियों में जो थोड़ी बहुत व्याख्या यहाँ से कवि दिए हैं, बहुत ही कम शब्दों में पूरी कहानी क्या एक्सप्लेन किया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सारांश कहा जाएगा उसका, कुछ बहुत ही छोटा मोटा सारांश है। भ्रमण या पर्यटन शिक्षा का आवश्यक अंग है। देखिए, भ्रमण या पर्यटन, आप जाते हैं, पर्यटन या भ्रमण, ये दोनों ही शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। शिक्षा के साथ ये जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखिए बच्चे, क्यों जुड़ा होना चाहिए? क्योंकि जब टीचर कहता है कि देखो हिमालय बहुत ऊंचा है, ठीक है, और वो अभी भी बढ़ रहा है, बात याद रखिएगा। अगर टीचर कहता है कि देखिए अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, वहाँ पे ठंडा ही ठंडा है, हिमालय के ऊपर जब उठने की कोशिश किया जाएगा वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी आ जाती है। सुंदरवन में जाएंगे, वहाँ पे जंगल ही जंगल है, बहुत प्रकार के जंगल मिलेंगे। तो जब टीचर, हम अगर असम के चिड़ियाघर जाएं गुवाहाटी में, तो वहाँ पे बहुत सारे जानवर मिलेंगे। देखिए, ये पढ़ाई हो रहा है, ये मतलब पढ़ के हम कुछ ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, लेकिन जब हम भ्रमण करके ज्ञान को अर्जन करेंगे ना, हम उसे मतलब उसका
उसका मतलब 60-70% ज़्यादा ही ज्ञान अर्जन होगा हमें वहाँ पर जाकर, ठीक है, कुछ देखकर। आपको याद रखिए, आप जब कोई फिल्म वगैरह सीरियल वगैरह देखते हैं तो वो जितना देरी तक याद रहता है आपको, वो अगर कोई बोल देता है, कोई बंदा आपको कहता है देखो मैंने एक मूवी देखी थी उसमें ये सीन आई थी, तो वो उतना देरी याद नहीं रहेगा जितना देरी आप देख कर याद करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ पर्यटन या भ्रमण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, आप भी अगर स्कूल वगैरह से अगर पिकनिक पे जाते हैं, या आप घर या फैमिली से भी अगर आप पिकनिक वगैरह या कहीं पे जाते हैं, वन भ्रमण करने जाते हैं, तो हमारा सलाह है कि आप हिस्टोरिकल प्लेस में ही जाइए, ठीक है, जहाँ पे ऐतिहासिक जगह हो, जहाँ पे आपको कुछ ज्ञान मिले, ठीक है। मैंने जिस जिस जगह का नाम बोला वो सब हिस्टोरिकल प्लेस है। अध्ययन, अध्यापक एवं खेलकूद के अतिरिक्त समय समय पर किसी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का भ्रमण करना विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि में सहायता होती है, बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही बोल दिया, ये पूरा बातें ही बोल दिया मैंने, कि आपकी ज्ञान की वृद्धि करने के लिए, आपकी ज्ञान को थोड़ी बढ़ाने के लिए भ्रमण करना बहुत जरूरी हो जाता है समय समय पे। पढ़ाई के साथ ही इसका जुड़ाव बहुत, महत्व बहुत है। असम में ऐसे अनेक भ्रमण स्थल है जिनके बारे में जानना आवश्यक है। भ्रमण में हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैंने पहले ही बोला, भ्रमण में हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी जो आप देखेंगे बिल्कुल उसी को अर्जन करेंगे। कहा हुआ तो देखिए, कहने में, कहानी को पढ़ने में और वहाँ पर जाकर देखने में कुछ अलग ही बात है, ठीक है। वन भ्रमण, यहाँ से अब बुक की बात आती है। वन भ्रमण इसी प्रकार की एक शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक एवं रोचक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत किसको बोला जाता है? देखिए, ये भी एक सुंदर संस्कृत वर्ड आ गया। यात्रा वृत्तांत है मतलब हम जब यात्रा करते हैं ना, उस यात्रा करने के दौरान हमने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या किया, क्या नहीं किया, उसकी पूरा लेख एक जगह लिख कर रख देते हैं, वही यात्रा वृत्तांत कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें लेखिका ने विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, बहुत अच्छी बात है, काजीरंगा वो विश्व प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारे असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त इसमें भ्रमण में पूर्व तथा भ्रमण स्थल तक पहुंचने तक के अनेक कार्यक्रमों, अनेक अनुभवों को बखूबी दर्शाया है। बहुत सुंदर, यहाँ पे राइटर ने बहुत सुंदर, बिल्कुल पढ़ाई जब आप पढ़ेंगे ना, ऐसा अनुभव होगा आपके सामने, वो कहानियाँ, वो हलचल हो रही है, ठीक है, ऐसा महसूस होगा। बखूबी दर्शाया गया। विद्यार्थियों की तैयारी, अनुशासन, सुविधा असुविधा एवं उनके मनोरंजन पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत पाठ की भाषा अत्यंत सहज एवं सरल है। पाठ में शिक्षक शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों के बीच हुए सवाल जवाब एवं हंसी मजाक के पाठ को रोचकता बढ़ा देती है। हुआ क्या है, आप भी जब वन भ्रमण करने निकलेंगे तो आपकी क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, जाने से पहले क्या क्या लेना जरूरी है, उसमें क्या क्या असुविधाएं होती है, क्या क्या सुविधाएं होती है। इसके बाद इसके अंदर और क्या दर्शाया गया है कि शिक्षक शिक्षिकाएं जो होती है, मैडम जो टीचर थे, वो बच्चे के साथ घुल मिल कर सवाल जवाब करते हैं, उसमें हंसी मजाक होता है, ये कुछ रोचक ही बातें हो जाती है, तो ये भी दर्शाया गया है, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, बाय द वे ये हमारी वीडियो की पहली पार्ट रहेगी। हम यहाँ पे आपको पूरी जो हिस्ट्री है एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, टाइम बहुत लगता है और MB कुछ हमारे वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाने के कारण अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे करके रख देते हैं, आप आराम से पूरा कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। वन भ्रमण करीब 3 दिनों से पंखुड़ी बहुत प्रसन्नचित है। पंखुड़ी नाम की एक यहाँ पे एक कैरेक्टर आ गया। पंखुड़ी एक लड़की है जो बहुत ही आनंदित है वो 3 दिनों से। अब क्यों है भाई, आगे पढ़ेंगे। इस बार की गर्मी की छुट्टियों के पहले सप्ताह में ही 4 दिनों के लिए 8वीं और 9वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को वन भ्रमण पर ले जाया जाएगा। वे इसलिए खुश है क्योंकि पंखुड़ी जानती है कि इस बार जो गर्मी की छुट्टी मिलेगी हमें, इस हमारी गर्मी की छुट्टी में हमारे जो टीचर है ना, वो हमें घुमाने लेके जाएंगे, ठीक है, वन भ्रमण में लेके जाएंगे और 3 से 4 दिन की यह हमारी योजना रहेगी। कक्षा अध्यापकों के द्वारा यह घोषणा होते ही दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कक्षा 8वीं और 9वीं, ये 2 कक्षा थी। दोनों कक्षाओं के जो स्टूडेंट थे, जो बच्चे थे, वो बहुत उत्साहित रहते हैं कि हमें कहीं टीचर लेके जाए या कुछ हमारे लिए खेला दिखाए या हम लोग को खेलने के दे, ठीक है। तो बच्चे एक्साइटेड रहते हैं पहले से, और जब भी ये बात सुनते हैं बच्चे कि तुम लोग को लेके जाया जाएगा, तो बच्चे बहुत ही खुशी हो जाते हैं भाई,
होंगे ही। हमारी भी मम्मी पिताजी जब हमें लेके जाने की कहीं बात करती थी, हम अपने नाना के घर, नानी के घर, दादा के घर, परदादा के घर घूमने जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। आप लोग भी अभी भी है, ठीक है। आप लोग अभी से प्लानिंग करते हैं, हमारे जो समर वेकेशन मिलेगी हम यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे। चलो भाई, तो ये कोरोना का टाइम है, आप लोग को बहुत समर वेकेशन मिला और मिलते ही रहेगा। कोरोना जाने वाली तुरंत है नहीं। विद्यार्थियों के बीच केवल एक ही सप्ताह की चर्चा होती थी, एक ही बात की चर्चा होती थी कि वन भ्रमण पर कहाँ जाया जाएगा। टीचर ने बस इतना ही अनाउंसमेंट किया कि देखो बच्चों, तुम लोग को हम लोग वन भ्रमण में लेके जाएंगे, लेकिन कहाँ पे लेके जाएंगे ये बातें अभी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन विद्यार्थी ये इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि टीचर लेके जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे। किसी ने मानस अभयारण्य जाने की इच्छा जताई, किसी ने काजीरंगा के बारे में बताया, परंतु विद्यालय के अधिकारियों ने यह बताया कि अधिकांश विद्यार्थी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के भ्रमण के पक्ष में है। हाँ, यहाँ पे पक्ष विपक्ष की बातें आ गई। चलिए, कुछ पक्ष में थे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाएंगे। कोई बहुत सारे बच्चे हैं डिमांड कर रहे थे सर हम काजीरंगा घूमने जाएंगे। कोई बोल रहा था नहीं सर मानस जाएंगे, मानस भी बहुत अच्छा राष्ट्रीय अभियान है, आप जरूर जाइएगा, विजिट कीजिएगा बरपेटा होते हुए। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भी देखने जाएंगे। तो देखिए, दो विद्यार्थियों में पार्टीशन किया गया। बोलो जे किसका वोट ज़्यादा हो रहा है। तो देखा जाए कि वोट ज़्यादा हमें मिला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए, तो टीचर ने भी इसी का योजना बनाई। इसीलिए उठाते हैं, थोड़ी स्लाइड कर लेते हैं। इसीलिए इस बार हम लोग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के भ्रमण पर ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का सपोर्ट ज़्यादा आ गया कि काजीरंगा देखने चलिए सर। तो ठीक है, चलते हैं। कुछ विद्यार्थी काजीरंगा का पहले ही भ्रमण कर चुके थे, इसलिए वे काजीरंगा जाने के लिए मना कर रहे थे। देखिए, हाँ, कुछ तो बच्चे होते हैं जो पहले देख चुके हैं, उनको आप भी एक जगह जा चुके हैं तो बार बार जाना आपको पसंद नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पे जा चुके हैं तो वो कहते हैं सर हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, आप जा चुके हैं, तो और तो स्टूडेंट है जो नहीं गए हैं। फिर भी दोनों कक्षाओं के 50 विद्यार्थी एवं 5 शिक्षक शिक्षिकाओं का दल काजीरंगा भ्रमण पर जाने के लिए तैयार हुआ। याद रखिएगा, दोनों जो कक्षा थी, क्लास 8 और 9, दोनों में 50 स्टूडेंट को लिया गया और उसके अंदर 5 टीचर थे। याद रखिएगा कितने टीचर, ये नोट करने वाली पॉइंट है, याद रखिएगा बच्चे, नोट कीजिएगा या अंडरलाइन जरूर मारिएगा। मैं जब अंडरलाइन कर दूंगा तो जरूर मारना है, बच्चे अंडरलाइन कर ले। 50 स्टूडेंट एंड 5 टीचर्स, ठीक है, मिलकर एक दल बनाए और भ्रमण के लिए तैयार हो गए। आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं को अपने साथ ले जाने वाली जरूरी सामग्री की एक सूची तैयार की गई। ठीक है, आप लोगों को अगर जाना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, लेके क्या क्या जाना पड़ेगा, उसके लिए एक सूची तैयार की गई, एक लिस्ट बनाया गया सामान की, ऑब्जेक्ट का। सभी विद्यार्थियों को यह बता दिया गया कि वे अपने साथ ले जाने वाली वस्तुएं एवं लेकर जाएंगे, वस्तुएं स्वयं लेकर जाएंगे एवं स्वयं लेकर जाएंगे, कि अपना अपना वस्तु स्वयं लेके जाना है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करना है। परंतु कैमरे और मोबाइल फ़ोन वे किसी भी हालत में अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। टीचर ने एक अनाउंसमेंट ये भी किया कि बच्चे आप लोग अपने ज़रूरी का सामान जरूर ले लीजिएगा जाने के वक्त, लेकिन आपको कैमरा और मोबाइल फ़ोन की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोग तो ज़रूर लेके जाइएगा। मतलब होता है ना, आप चुरा के होने से भी लेके जाइएगा, चोरी छिपे। पंखुड़ी और उसका भाई पवन वन भ्रमण पर जाने के लिए तैयार हुए। अब ये पूरी बातें पंखुड़ी और उसके जो भाई है उन दोनों को लेते हुए कहानी बहुत दूर तक बढ़ती है। तो आप भी तैयार रहिएगा, कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, ध्यान बिल्कुल हमारे इस स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो पंखुड़ी और उसका भाई पवन, जिसका नाम था पवन, वन भ्रमण पर जाने के लिए तैयार है। पवन 9वीं और पंखुड़ी 8वीं कक्षा में पढ़े। याद रखिए, पवन और पंखुड़ी से सीनियर है, वह क्लास 9 में पढ़ता है और पंखुड़ी जो है क्लास 8 में पढ़ती है। पंखुड़ी ने इस बात पर ध्यान दिया कि शिक्षकों द्वारा दी गई सूची के अनुसार पवन ने वस्तुएं रखी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहन अपनी भाई की केयर कर रही है कि और वो ध्यान दे रही है कि मेरा भाई जो है जाएगा, तो टीचर ने जो गाइडलाइन दिया है, टीचर ने जो लिस्ट दी है, क्या बिल्कुल उसी मॉडल पे हमारा भाई ने अपनी वस्तुएं को तैयार किया है या नहीं, इस बातें को ध्यान से देख रही है। गर्मी की छुट्टी आरंभ होने के दिन से ही पवन बहुत कम पढ़ता लिखता है और सुबह देर से उठता है। एक्चुअल में जो है समर वेकेशन लग चुका था, पवन जो है बहुत देरी तक सोता है, पढ़ाई में कोई उसकी दिलचस्पी है नहीं। पूछने पर उसने क्या जवाब देता है,
विद्यालय तो बंद है, थोड़ी देर तक सोने से कुछ नहीं होता। होता क्या है, पवन जो है मम्मी या बहन को बोलता है देखो थोड़ा देर और हमको ज़्यादा सोने दो, अभी तो स्कूल बंद ही है, इतना जल्दी उठकर क्या करेंगे। पंखुड़ी सुबह नाश्ता करके बर्तन वासन धोने और घर की सफाई करने में अपनी माँ की मदद करती है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। पंखुड़ी क्या करती है, जब अपने माँ की मदद करती है, मम्मी उठती है, जो वासन वगैरह होता है सफाई करती है, घर वगैरह सफाई करती है। लेकिन पवन खाना खाकर थाली कटोरा जूठा ही छोड़ देता है। यहाँ पे और एक बात है दर्शाई गई है कि जो पवन है वो क्या करता है, खाना वगैरह खाकर अपना थाली वहीं पे, जूठा वासन वहीं पे छोड़कर चला जाता है। इसे देखकर पंखुड़ी गुस्से से पूछती है, इसमें पंखुड़ी को थोड़ी गुस्सा आ जाती है। पवन भैया क्या बोलती है, पवन भैया इन बर्तनों को किसे धोने के लिए छोड़ देते हो। पवन भैया हर रोज़ तुम ये बर्तन छोड़ देता है, ये धोएगा कौन। ठीक है, अभी देखो पवन का रिप्लाई क्या आता है, विद्यालय खुला रहने पर तो तुम्हें धोने के लिए नहीं कहती, किंतु अभी तो विद्यालय बंद है, अपना काम खुद क्यों नहीं करते। बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिपेंड होइए, आप भी अपना काम खुद कीजिए। यहाँ पे पंखुड़ी का मैं सपोर्ट करूँगा। पंखुड़ी सही बोल रही है अपने भाई को कि भैया देखो अभी तो स्कूल बंद है, तुम बैठे हो तो तुम्हें अपना काम खुद ही करना चाहिए। पवन हंसकर जवाब देता है, मैं तो लड़का हूँ, यह काम तो लड़कियों का है, तुम ही करो, मैं तो पिताजी को भी ऐसा काम करते नहीं देखता। यही एक बात है। देखिए यहाँ पे एक बात है, हंसने वाली बात भी आ जाती है कि पवन क्या बोलता है कि देखो ये लड़का, मैं तो लड़का हूँ पर ये काम लड़कियों का है, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़का लड़की में कोई डिफरेंट नहीं है, हर एक काम हर कोई कर सकता है। राइट, काम की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आप अलग अंदाजे पे मत ले लीजिएगा। तो पंखुड़ी सही बोल रही थी, लेकिन पवन बोलता है कि मैं तो पिताजी को ऐसा काम करते नहीं देखा। वो बोल रहा है देखिए हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, हम वही सीखते हैं। पवन अब उस पर्यावरण में था जिस पर्यावरण में उसने देखा कि पिताजी कभी भी ऐसा काम नहीं किए शायद, इसलिए वो इस तरह का जवाब दे रहा है। ठीक है, अगर वो देखा होता तो शायद वो कहता नहीं पिताजी करते हैं हम भी करेंगे। इसलिए हमें हमारी जो पर्यावरण होती है, हमारे जो आसपास के इन्वायरमेंट होते हैं वो हमारे ऊपर बहुत ही इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि आप सही पर्यावरण सही वातावरण पे ही रहे। अपना दोस्त भी, आपके जो दोस्त होते हैं ना, जो फ्रेंड वगैरह होते हैं, वो भी आपका एक पर्यावरण का हिस्सा है। आपका दोस्त वगैरह भी सही होनी चाहिए। ठीक है, पवन की बात सुनकर पंखुड़ी एक दिन माँ से पूछा, एक्चुअली माँ से पूछा नहीं होना चाहिए, माँ से पूछी। ठीक है, पंखुड़ी स्त्रीलिंग है, यहाँ पे बाय मिस्टेक हुई होगी। तो पवन की बात सुनकर पंखुड़ी ने एक दिन माँ से पूछी, माँ लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग काम का बंटवारा किसने किया। मम्मी से पूछी, माँ ये बताओ लड़का और लड़की अलग अलग काम करेगा, वह ऐसा क्यों, मैं इसका डिवाइड करने वाला कौन था। मुझे देखो, मैं तो भैया की तरह पढ़ाई करती हूँ, भैया अपना कपड़ा खुद संभाल कर क्यों नहीं रखते, जूते भी साफ नहीं करते, नहाने के बाद भीगा हुआ गमछा बिस्तर पर फेंक कर क्यों चले जाते। पंखुड़ी ये सब बातें कह रही है, बहुत ही अच्छी सही तरीके से समझा रही है। मम्मी को बोल रही है, मम्मी को उसकी जो शिकायत है कर रही है, मम्मी देखो भैया तो कपड़ा भी खुद नहीं धोता है, साफ़ नहीं करता है, जूते भी साफ़ नहीं करता है, नहाने के बाद भीगा कपड़ा बिस्तर पर फेंक कर चला जाता है, आखिर ऐसा क्यों करता है। भैया ऐसा क्यों समझते हैं कि उनका काम आप कर देगी अथवा मैं कर दूंगी। देखिए मम्मी से वो पूछ रही है जे माँ भैया ऐसा क्यों समझते हैं कि भैया का जो भी काम है या तो तुम कर देगी या मैं कर दूंगा, ऐसा समझते हैं क्यों। मम्मी इस पर क्या जवाब देती है, लड़कों को अपना जूता साफ नहीं करना चाहिए अथवा खाना खाने के बाद थाली कटोरा नहीं धोना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा है क्या। पंखुड़ी बोली, ऐसा कोई रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है क्या मम्मी कि लड़को अपना जूता साफ नहीं करेगा, अपना कपड़ा नहीं धोएगा, अपना थाली नहीं उठाएगा, ऐसा क्या लिखा हुआ है। अब मम्मी की रिप्लाई आती है, बहुत अच्छी रोमांस कहानी में बहुत इंटरेस्ट होती जा रही है, आप जरूर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तब माँ ने हंसकर कहा, ए मेरी प्यारी पंखुड़ी, बहुत सुंदर स्वर में, मतलब नर्म भाव, ठीक है, प्यारे भाव से, ए मेरी प्यारी पंखुड़ी, तुम स्वयं देख रही हो उम्र के हिसाब से तुम दोनों के करने लायक काम में तो सिखाती ही आ रही हूँ। हाँ, यहाँ पे मम्मी बोल रही है तुम लोग धीरे धीरे बढ़ रही है ना, तो तुम्हारी जो लायक काम है ना मैं सिखाती आ रही हूँ। तुम लोग पढ़ लिख कर एक समय अच्छी नौकरी करोगे अथवा कोई व्यवसाय करके
धनोपार्जन करोगे, परंतु अपनी ज़रूरत के काम की जानकारी न होने से उसके लिए दूसरों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। ये बातें एक मम्मी पॉइंट कर रही है, समझाने की कोशिश कर। देखो, तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे, हाँ ठीक है, बनोगे, महान बनना चाहिए, लेकिन आप लोग कितने महान बनेंगे देखा जाएगा। तो पढ़ लिख कर, हाँ, कौन कौन महान बनना चाहता है ज़रूर नीचे कमेंट करें। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग क्या क्या बनना चाहते हैं, कौन पढ़ लिख कर क्या बनना चाहिए, किसकी एम क्या है। ये बहुत अच्छी पॉइंट यहाँ पे आ गए। अपने लक्ष्य को पहले ही रख लेना चाहिए। ज़िंदगी में जो जिसका लक्ष्य नहीं होता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, कहा गया है जो अपने लक्ष्य को मार देता है वो अपनी ज़िंदगी को मार देता है। ठीक है, तो अपने लक्ष्य रखिएगा। तो मम्मी कह रही कि तुम लोग को मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बड़ा होकर कुछ नौकरी करोगे, कुछ पैसा वगैरह इनकम करोगे, और हो सकता है कुछ काम तुम लोग ना कर पाओ तो उसके लिए दूसरों पर ही डिपेंड होना पड़ता है। देखिए, ऐसा भी सही है कि हम सब काम अकेले नहीं कर सकते हैं, हमें दूसरों पर डिपेंड होना ही पड़ता है। अगर नहीं होना पड़ता तो आज देश चलता ही नहीं। ठीक है, इससे तुम्हें तकलीफ़ होगी, तब समय तुम्हें धोखा देगा और दूसरे लोग भी तुम्हें ठगेंगे। पंखुड़ी अपने भाई की पीठ ठोककर बोली, सुन रहे हो भैया? हाँ, मम्मी यहाँ पे और एक बात कह रही है कि देखो, हाँ, बहुत सारे काम है जो खुद सीख कर रखना चाहिए, लेकिन जब तुम दूसरों पे निर्भर करोगे, हो सकता है वो व्यक्ति तुम्हारे लिए वो काम ना करे, तब तुम्हारे अंदर दिल के अंदर चोट लगेगा और तुम्हारी मतलब तुम्हें लगेगा कि वो धोखा दिया। ठीक है, तभी पंखुड़ी हंसकर, पंखुड़ी जो है अपने भाई की पीठ ठोकर बोली, सुन रहे हो भैया? भैया सुन रहा है मम्मी क्या बोल रही है कि अपना काम खुद करने सीखना चाहिए। माँ क्या कह रही है, तुम्हें एक दिन न एक दिन मुसीबत में अवश्य पड़ोगे। हाँ, यहाँ पे सही है, हाँ, बातें सही है। आप भी, आपकी भी मम्मी पिताजी कहीं चले जाते हैं तो आपको भी मुसीबत में खाना बनाकर खाना ही पड़ता है, चाहे खाना वो गीला ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, माँ अपनी ममता के कारण ही तुम्हारा काम कर देती है। बहुत अच्छी बात है, पंखुड़ी यहाँ पे बोले ये माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है, इसलिए तुम्हारा काम कर देती है, इसलिए तुम थोड़ी बढ़ गए हो। परंतु जब घर से बाहर रहकर पढ़ाई या नौकरी करोगे ना, तो तुम्हें उस समय तुम्हारा काम कौन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रही है, उसकी पंखुड़ी बोल रही है अपने भैया को। एक्चुअल में हम टाइम को देखते हैं। देखिए, समय आधा घंटा से ज़्यादा आधा घंटा हो ही चला है, तो बहुत अच्छी बात है। ये कैरेक्टर को हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ से पवन की कैरेक्टर शुरू होगा फिर से। तो यहाँ तक पंखुड़ी जो भी है बातें कहती है, बाद में आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, इसके बाद वाला जो मैं है पार्ट 2 में समझाऊंगा। ज़रूर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब मिल जाएगा। आप ज़रूर जाके वहाँ पे ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। मैं आशा करता हूँ आप लोग खुशी होंगे और ज़रूर जाके वो सब वीडियो देखिएगा। हाँ, कोई भी अगर बातें हैं, कोई भी अगर, और वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसका कमेंट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, आप लोग ज़रूर वहाँ पे जाके विजिट करके वो सब वीडियो देख सकते हैं जो मैंने दिखाया है इससे पहले। और एक बात है कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक तो जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा हो रहा है, अगर नहीं भी पसंद लग रहा है तो ज़रूर डिसलाइक करें। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और उसका जो रीज़न है ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है मैं, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं होती है, हर एक इंसान से गलतियाँ होती है भाई, मुझसे भी कुछ गलती हो रही है तो ज़रूर वहाँ पे आप कमेंट में लिखिएगा। मैं भी सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं भी चाहूँगा मेरी गलती को कोई बोले ताकि मैं सुधार करूँ। हर एक, देखिए आप भी कभी किसी का, देखो यहाँ पे पंखुड़ी जो है अपने भाई की गलती को बोल रही है, उसके भाई को समझना चाहिए, उसके भाई को सुधार कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। हमारे मम्मी पिताजी जब हमें डांटते हैं ना तो सही के लिए डांटे हैं, आप कभी भी बुरा ना मानिए। आपका भाई अगर आपको गाली दे रहा है, आप गाली तो नहीं देता है, कुछ डांटता ही है, छोड़ो, तो उसको भी आप गलत नहीं मानना है। आपको सोचना है कि नहीं, मेरे भैया मेरे ऊपर शासन कर रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मम्मी अच्छी बोली है, पिताजी अच्छे बोले। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लीजिएगा, नेगेटिव थिंकिंग आपके लिए हमेशा ख़राब ही होता है। तो बाय बाय, टेक केयर।